जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराने वाले बाजार हैं, उसमें कोटा सबसे ज्यादा मशहूर है। उसके ऊपर ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोटा फैक्ट्री नामक एक सीरियल भी बन चुका है। इसके अलावा भी एक सीरियल बन चुका है जिसमें अनु कपूर मुख्य भूमिका में थे, और बड़ा दिलचस्प सीरियल था। और उसकी पूरी जो परीक्षार्थियों की जो वेदना होती है, दिक्कतें होती हैं, वो भी उसमें निकल कर आ रही थी। लेकिन वो कोटा एक केवल एक बाजार है। इस देश में इस तरह के अनगिनत बाजार हैं। दिल्ली में इस तरह के कई बाजार हैं जहां पर हजारों हजारों छात्र जो हैं वो अपने भविष्य को लेकर जूझ रहे हैं। अ, तो ऐसा पूरा पूरा भारत इसमें भरा हुआ है। और ये तो रही बड़ी परीक्षाएं, नीट की, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, सीबीएसई की। लेकिन हालत यह है कि कांस्टेबल की जो आवश्यकता निकलती है, नौकरी निकलती है, उसमें लाखों लोग जब आवेदन करते हैं तो वो भी किसी न किसी तैयारी के दौर से गुजरते हैं। उनके लिए भी कोचिंग होती है। पुलिस में सिपाही आप बनना चाहते हैं, उसके लिए भी कोचिंग होती है। फौज में भर्ती होना चाहते हैं, उसके लिए भी कोचिंग होती है। छोटी छोटी नौकरियों के लिए कोचिंग होती है। तो ये नौकरी की तैयारी कराने वाला शिक्षा का बाजार बहुत बड़ा है। के बाद में साधारण शिक्षा जो है, सीबीएसई, ये सब बातें कोई ऐसी नहीं है जो आप नहीं जानते। आप सब बातें जानते ही हैं। मैं तो केवल उनको रेखांकित करके दर्शकों के हिसाब से सामने रख रहा हूं ताकि उसके ऊपर चर्चा हो सके। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। और भारत की जो आबादी मूलक संरचना है उसमें 30 साल 35 साल तक के लोग जो हैं भारत की कुल आबादी के करीबन 50% के आसपास हैं। मतलब ये स्थिति है। तो बहुत बड़ा मतदाता मंडल भी है। आज मैं अपने ही चैनल नई परख में ये देख रहा था, यूट्यूब का विश्लेषण, कि कौन से लोग जो हैं हम लोगों की राजनीतिक समीक्षाएं ज्यादा देखते हैं, कौन से लोग कम देखते हैं। तो मुझे देख के ये हैरत हुई कि 30 साल से हमारे दर्शकों की संख्या बढ़ने लगती है, जबकि 30 साल की उम्र से बढ़ने लगती है। और 30 साल की उम्र से बढ़ते हुए 50 साल की उम्र तक के लोग सबसे ज्यादा संख्या में राजनीतिक, हम और आप जो राजनीतिक चर्चा करते हैं वो सबसे ज्यादा संख्या में करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, उनके जो बड़े भाई हैं, उनके जो पिता हैं या उनके चाचा मामा हैं, उनके जो परिजन हैं, वो भी वो छात्री नहीं, वो भी काफी बहुत गहराई से प्रभावित हैं। और वो इन सब बातों के राजनीतिक प्रभाव और राजनीतिक फलितार्थों के ऊपर गौर कर रहे हैं। मुझे तो लगता है यह है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से कांग्रेस ने इसका प्रचार किया है, इस कोटा की रैली का, मुझे तो लगता है कि इसको वो एक लंबे सिलसिले के तौर पर देख रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि कहीं वो भारत जोड़ो, युवाओं की भारत जोड़ो यात्रा जैसा कोई कार्यक्रम करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं सतीश जी। अभय जी, आपने इसका लंबा विवरण दिया है तो मैं भी थोड़ा लंबा ही इसमें बोलना चाहूंगा। जरूर 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 जरूर। देखिए, ये भी हम सब जानते हैं और परंपरागत रूप से जब से होश संभाला है तब से देखा है, बड़े हुए तो और ज्यादा देखा है कि भारत में आपको आगे अगर बढ़ना है तो सबसे बड़ा जो हथियार है, जो रास्ता है, वो शिक्षा के जरिए है ना। शिक्षा के जरिए ही है। किसान का भी बेटा, चाहे फौज का भी बेटा, यहां तक कि क्रिमिनल का भी बच्चा, वो लोग भी शिक्षा में ही डालते हैं। क्रिमिनल के भी मैंने देखे कम से कम आधा दर्जन लोगों को ऐसा देखा है कि अपने बच्चों को पढ़ाते हैं अच्छी जगह। मतलब शिक्षा के जरिए सम्मान और जीवन यापन या नौकरी, सैलरी, करियर जो भी है वो शिक्षा के जरिए अब तक मूलतः यही रहा। रोजगार, उससे ही रोजगार पैदा होता है। नौकरी अब रोजगार में बदल गया। अब शायद नौकरी नहीं है, अब रोजगार है। ये कोई शुरू से ये इसकी संख्या बहुत कम रही है जो लोग अपने लोगों को, जो एक खास वर्ग रहा है पुराना परंपरागत, वही लोग अपने बच्चों को उसके लिए भी शिक्षा दिलवा रहे हैं, बहुत तेजी से ज्यादा दिलवा रहे हैं, जो कि व्यवसाय में लगा। तो शिक्षा अगर सीढ़ी चढ़ने का एकमात्र उपाय है, और शिक्षा युवा ही जो है वो परिपक्व शिक्षा की दृष्टि से वो एक इंटरमीडिएट स्टेज में, फाइनल स्टेज में है, तो युवा में ही तो नौकरी मिलेगी। युवा का शिक्षा तो युवा में ही अधिकतम पूरा होगा। तो अगर उन्होंने इसको हथियार बनाया है और इसको एक यंत्र बनाया है, चाहे राजनीति के लिए बनाया है, चाहे इशू के रूप में,
तो ये एक बहुत ही पोटेंट हथियार एक बात। और आपने ठीक कहा कि अगर युवा है तो युवा अपने आप बेचारा पैसा कमा के या संपत्ति में हिस्सेदारी लेके तो पढ़ने नहीं आता है। उसके तो माँ बाप ही पैसा अर्जित करके जहां से भी लाए, लोन लेके लाए, मतलब कर्जा लोन ले, जमीन बेचें, जो करे, चाहे आप नौकरी कमा करते हैं तो उससे पैसा ले, जैसे वही उसको फंड करते हैं युवा। तो शिक्षा भी जो एक पहले जिस तरह का था, और जब से ये कोचिंग का व्यवसाय इतना बढ़ा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ऑनलाइन, ऑफलाइन, फिजिकल, आप उसमें क्या कहते हैं बोर्डिंग वगैरह वगैरह वगैरह, तरह तरह, वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है। तो यानी कहने का मतलब कि जो शिक्षा का में जो एक तरह से कैपिटलाइजेशन हो गया, मतलब कैपिटलिज्म घुस गया शिक्षा में, तब तो एक युवा के लिए, एक परिवार के लिए एक तरह से ये इन्वेस्टमेंट है। और उस इन्वेस्टमेंट में उसको धक्का लगता है, जो जीवन की उसकी कमाई और आगे का जीवन देखना चाहता है, जीवन यापन, जीवन के जद्दोजहद में, तो ये गहरा धक्का, बहुत गहरा धक्का। इनफैक्ट हम ये कहें कि ये जो परंपरा के हिसाब से जो बेटी की शादी में जो आदमी के माथे के ऊपर बल होता था, उससे कहीं अब ज्यादा ये बल है, माथा पे ज्यादा बल पड़, क्योंकि पैसा आसमानी लगता है शिक्षा में, और कोचिंग में खास तौर से, यहाँ तक कि ट्यूशन फीस इतने ज्यादा होते थे, बहुत ज्यादा। खास इंजीनियरिंग और मेडिकल में तो। अब इसमें सतीश जी ये बताइए जरा, बीच में टोक रहा हूं आपको, ये जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, गैर भाजपा पार्टियां हैं, ये क्यों नहीं इसमें आंदोलनकारी मुद्रा में आती, या इस बात का महत्व क्यों नहीं समझती? पहली बात। दूसरा सवाल यह है कि जो एनडीए में भाजपा के साथ जो पार्टियां खड़ी हुई हैं, वो भी तो देख रही होंगी कि भाई जो हो रहा है इससे कोई राजनीतिक लाभ तो हो नहीं सकता है, होगा तो राजनीतिक नुकसान ही होगा। तो वो लोग किस तरह सोचती होंगी, क्योंकि ये तो बहुत सब उनकी पार्टी के समर्थक जो वर्ग हैं, उनके बच्चे भी तो इससे परेशान हैं। कोई शिक्षा का जो विध्वंस हुआ है, पूरे ढांचा कमजोर जो हुआ है, वो कोई जात पात देखकर और पार्टी निष्ठा देखकर तो लोगों को नुकसान फायदा पहुंचाता नहीं है। सरकारी शिक्षा संस्थानों को अगर आप छोड़ दें, हाँ, तो अधिकांश के मालिक जो राजनेता हैं, अधिकांश के, मतलब हो सकता है 80%। हाँ, सही बात। एक तो बात ये है, लेकिन इससे डायरेक्ट इसका लेना देना नहीं है। ये देखिए, चूंकि राजनैतिक रूप से इलेक्टोरल या अंकगणित के हिसाब से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में उन लोगों को एहसास हो गया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के सामने हम एकदम सरेंडर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लाचार हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भी शायद ये लगता है कि हम जीतते चले जाएंगे तो हमारा कौन क्या कर लेगा। तो वो एक जो अपराजय होने की बात है, उसमें फिर संवेदनशीलता घट जाती है, संवेदनशीलता रहती नहीं है। नहीं तो हम पहले तो एक छोटी छोटी बात पर मंत्री का इस्तीफा हो जाता था, अपने आप दे देते, दिया है कम से कम आधा दर्जन उदाहरण तो मैं जानता हूं। तो अब वो लगता है कि अब उनको उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जो दूसरा जो मैंने कहा कि जो सत्ता पक्ष की एनडीए की पार्टियां हैं, वो तो इस तरह से ही जुड़ी हुई हैं, उनका वकार बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि उनको एक प्रोटेक्शन चाहिए, और वो प्रोटेक्शन ऐसे व्यक्ति से चाहिए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से चाहिए जो अपराजेय बना चुका है अपने आप। तो ये वजह है। दूसरा, जो विपक्षी पार्टियां हैं, इसका तो उत्तर खुद राहुल गांधी ने अपने भाषण में ही INDIA में दे दिया कि भाई आप सोच रहे आप अकेले लड़ लोगे, आप सोच रहे हो कि आप चुनाव जीत जाओगे, आप सोच रहे हो कि आप में ताकत है, आप कर लोगे, लेकिन ये बात तो आगे बढ़ चुकी है, आप लड़ो या मत लड़ो, मैं लड़ूंगा, यही उनका बोलवाब था। तो अब विपक्षी पार्टियों ने कम से कम नीट के एग्जाम के सवाल पर कुछ तो सवाल उठाए, और किसान वाले मुद्दे पर भी कुछ सवाल उठाए थे, लेकिन मतलब वो लंबा चला नहीं।
तो एक जो ये पॉलिटिकल क्लास है, हमको लग रहा है वो भी बहुत ज्यादा बेहद कॉम्प्रोमाइज हो चुका है मेरे हिसाब से। अपने अपने सुविधा लाभ के लिए आज के दिन ऐसे, कल के दिन वैसे, और पार्टियों का उनका क्या क्या विचार है। जो जब मन करे इस पार्टी में, जब मन करे उस पार्टी में, कहीं कोई डिटर्जेंट लगवाना हो तो इधर, फिर दूसरी तरफ डिटर्जेंट लगवाना हो तो उधर। आप ये वाली बात हो गई ना। तो जब पार्टियां ही महफूज नहीं है, जब पॉलिटिक्स में खाली कुर्सी है, खाली सत्ता है, खाली लेन देन है, तो उसमें हमको लगता है कि राजनेता भी बहुत चतुर हो गया है। सोच रहा होगा कि भाई ज्यादा अगर समाजवादी पार्टी के नाम पर अपना तख्ती चमकाएंगे तो बीजेपी वाले देख लेंगे हम ही को नापते हैं, है ना। कांग्रेस में भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो उनको लगता होगा कि उनका घर बार क्यों, हम अपना क्यों घर बार उजाड़े, भैया जाने दो राहुल गांधी को, आंदोलनकारी होने दो, शहीद होने दो, उसको पूरा हिंदुस्तान 4,000 किलोमीटर पैदल चलने दो, ये मुद्दे उठाने दो, है ना। आपको बहुत कांग्रेस में ऐसे लोग मिल जाएंगे, आप कैमरा की तरह बात करने वाले कि हमें राहुल गांधी का तो कुछ समझ में नहीं आता। ये हमने अपने कानों से सुना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अब ये सब कारण है, अब देखना ये होगा कि क्या राहुल गांधी वन ऑफ इस चीज को उठा रहे हैं, या जिस प्रकार की वो बोली बोल रहे हैं और जिस प्रकार की बोली तरह वो बोलते हैं, क्या उसको आगे ले जाएंगे और उसका हश्र फिर क्या। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। ये तो हम लोगों को देखना ही होगा। मुझे तो लगता है राहुल गांधी के पूरे रवैये और उनके लहजे को देखकर मुझे लगता है कि वो इस सिलसिले को और आगे बढ़ाने वाले हैं, और अगर उन्होंने ठीक से एक सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस के नेतृत्व में कुछ राजनीतिक गतिविधियां, आक्रामक आंदोलनकारी शैली में की गई राजनीतिक गतिविधियों को उन्होंने अंजाम दिया एक आगे आने वाले 3-4-5 महीने तक, तो उसका निश्चित रूप से कांग्रेस को जो है वो एक पॉलिटिकल डिविडेंड उनको प्राप्त होगा। क्या आपको लगता है कि इसका पॉलिटिकल डिविडेंड मिल सकता है? नौजवान की तरह, नौजवान शिक्षा व्यवस्था के ढहने से सताए हुए की तरह आ सकता है विपक्ष में? भाजपा को जो वोट, जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिए, जिन परिवारों ने वोट दिए, उन परिवारों के लोग भी इसमें फंसे हुए हैं, उनको भी नुकसान हुआ है। क्या वो लोग अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार कर सकते हैं? करे या ना करे, मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, अनुयायियों से, उनके वर्ग से, मतलब इकोसिस्टम से मिलके मुझे यही महसूस होता है कि ज्यादा से ज्यादा वो क्या करते हैं कि अगर कोई ऐसा मुद्दा आता है तो चुप हो जाते हैं बहस करने के बजाय। यही मैंने अंतर पाया है। दरअसल कई अन्य कारणों से भी, और जो भी एक सत्ता का पराजय, एक परसेप्शन हो रहा है, उसके वजह में वो भी है कि उसपे एक लेप चढ़ी हुई जिसको कहते हैं हिंदुत्व का लेप। और कोई भी चीज ढक जाती है, छुप जाती है, और चुनाव में अगर आप जीत गए, पार्टियां तोड़ दी गई, टूट गई, तो फिर वो वाला जो एक सेंस है वो तो निश्चित रूप से है। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी, ये मैं थोड़ा जोर दे के कह रहा हूं, राहुल गांधी अपने पॉलिटिक्स को भी बड़ा स्पष्ट करे कि खाली वो भी इलेक्टरल पॉलिटिक्स के इलेक्टरल डिविडेंड के लिए काम कर रहे हैं, या फिर जो वो करेंगे उससे उनको इलेक्टरल डिविडेंड मिलेगा। ये दोनों में अंतर है। अब ये देखना होगा, निश्चित रूप से मिलेगा, ये इलेक्टरल डिविडेंड मिलेगा कि अगर आप मुद्दा उठाओगे तो मिलेगा। हो सकता है आपको अंक गणित में ना दिखे, परसेप्शन में, फॉलोइंग में, आपकी इज्जतदारी माहौल बनने में दिखेगा। हाँ, उसमें दिखेगा। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, इसका एक असर तो भारत जोड़ो यात्रा से ही दिख गया। जब उसमें अचानक 40, 42, 45, 50, 52 वाली सीट 100 टच कर गई, तो आखिर अचानक क्या हो गया कि भाई टच करे, मुद्दे उठाए, मुद्दे चाहे संविधान का, आरक्षण का, वगैरह वगैरह का, वो शायद जनता को टच की। और एक चीज और अभय जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे विचार से। उन्होंने तो ये भी कहा कि 2024 का चुनाव हम जीत चुके थे और 2029 का जीत चुके हैं। ये दो बात उन्होंने कही। अब इसको हल्के में उड़ाना तो बहुत आसान है, आप उड़ा दीजिए। लेकिन जब वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो देखिए 2024 में जीते तो
इनकी सरकार होनी चाहिए थी, नहीं हुई। 2029 को कहते हैं जीत गए हैं, तो फिर उनकी सरकार आनी चाहिए। लेकिन हमको लगता है वो जो कह रहे हैं वो माहौल बनाने की ही बात कर रहे हैं। हमको लगता नहीं है कि वो अंकगणित पर अभी वो चीज कह रहे हैं। अंकगणित अभी अंकगणित का मौका भी नहीं आया है। हाँ, अंकगणित अंकगणित के का समय हिसाब भी से नहीं नहीं आया कर है। रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो 2024 का नतीजा आया, ये एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हार्ट अटैक, मैं ऐसा मानता हूँ कि उन्होंने नहीं सोचा था कि दो उत्तर प्रदेश में, छोड़ दीजिए बाकी, उत्तर प्रदेश में ऐसा सिमट जाए, है ना। एक मुझे बहुत बड़े अधिकारी ने, एकमात्र आदमी था जिसने मुझे ये बताया था कि ये हो सकता है ऐसा हो जाए। सरकार के बड़े ऊंचे पद के अधिकारी रहे और हमको अचानक से एक दिन मिल गए किसी एक समारोह। बाकी जब वो हार्ट अटैक हुआ भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बाकी पे नहीं मानता, वो बाकी जो जगहों का उतना वो नहीं है, महाराष्ट्र का सबको पता था। तब के बाद से अब चुनावी नतीजे देखिए, उसके बाद जो जो चुनाव हुए हैं, चाहे बाई इलेक्शन हुआ हो यूपी में तो खास तौर से, उसके नुआंसेस को देखिए, उसके ऊपर सवाल तभी से उठाए गए, सबूत के दावे किए गए वगैरह वगैरह, और हर चुनाव पे सवाल उठे। अब उसमें वो लोग जिक्र करते हैं कि हाँ वहां तो जीत गए, झारखंड में और क्या नाम है तमिलनाडु में, केरल में। ये इसका जो है प्रतिवादी, मतलब जो इसको प्रतिवाद करते हैं कि क्या वहां बेईमानी नहीं हुई, तो इसका तो जवाब तो बहुत होता है, हाँ भाई वहां नहीं हुई, वहां नहीं हुई। लेकिन जो दावा करने वाला है यहां बेईमानी की बात कर, तो अब हम लोग एक बहुत ही मेरे ख्याल से अभय जी, हम लोग एक बहुत ही संवेदनशील मुहाने पर हैं, जो कि खतरनाक भी हो सकता है। बिल्कुल, ये मैं ऐसा मानता हूं। मैं, अगर आप हमसे पूछेंगे कि, तो ये भी हमारे मन में भी सवाल आता, और मैं बोलूंगा ये कि भाई आप रोज रोज चुनाव पर सवाल उठाते हैं, चुनाव आयुक्त के खिलाफ, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, आप सबूत लाते हैं, आप दावे लाते हैं, चुनाव चोरी की बात करते हैं, SIR की बात करते हैं, सब काम करते हैं, रोज पार्टियां टूट रही हैं। अभी 828 वाला वोट वाला जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गया लोकसभा में, या चौथे नंबर की। आप ये सब कुछ हो रहा है, तो अगर आप चीजों को असाधारण बता रहे हैं तो आप असाधारण ही काम करेंगे ना। तो असाधारण में हमने पहले भी जिक्र किया था कि भाई अगर आप ये खाली बोलने के लिए बोलते हैं तो भी ठीक नहीं है आपका, कि वह बोलते हैं तो आप चुनाव लड़ते क्यों है? क्या आपको लगता है जब चुनाव आप जीतेंगे नहीं तो आप पूरा झोंकते क्यों? और एक बात और मैं बता दूं भाई, ये मेरा रीडिंग है, आप डिसएग्री कर सकते हैं, कि 2024 के बाद राहुल गांधी ने शायद ही किसी चुनाव में मन लगाए। ये मेरा बहुत ऑब्जर्वेशन है, आप इससे एग्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते। नहीं नहीं ठीक है, मैं आपकी बात जैसे मोटे तौर पे आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत महसूस करता हूं, और जो आपने विश्लेषण किया है वो महत्वपूर्ण है। इससे राहुल गांधी की कोटा यात्रा एक नए आयाम को उद्घाटित करेगी। इस कोटा यात्रा से राजनीति में एक नए आयाम का उद्घाटन होगा। वो आयाम कहाँ तक जाता है, किस रूप में जाता है, कांग्रेस उसका किस तरह से इंजन बनती है, दूसरी पार्टियां उसको किस रूप में देखती हैं, राजनीतिक रूप से उसके क्या फलितार्थ निकलते हैं, ये सब धीरे धीरे हमारे सामने स्पष्ट होंगे। फिर उसके बाद हम लोग फिर से उन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी उम्दा विश्लेषण के लिए।